अब तक के ज्ञात इतिहास में जितनी खोजें हुई हैं, जो अवशेष मिले हैं, कुछ फॉसिल्स मिले हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि पूरे जीव जगत में सबसे ज्यादा आईक्यू रखने वाला जो प्राणी है वो मनुष्य है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन आज जो हम जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि इतने ज्यादा बुद्धिमान, इतने ज्यादा आईक्यू रखने के बावजूद भी मनुष्य सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड क्यों? स्ट्रेस्ड समझ रहे हो? तनावग्रस्त या दुखी क्यों? सन 1847 में एक वैज्ञानिक हुए थे W.F. क्लीमेंस। उन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि मनुष्यों में जिस तरीके से स्ट्रेस्ड होता है, सेम मात्रा में, सेम नेचर में जो स्ट्रेस्ड है वो पेड़ पौधे और जीव जानवरों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेड़ पौधे के किसी हिस्से में चोट आ जाए या काट दो तो उस हिस्से में दर्द महसूस नहीं हो या बहुत कम हो, इस चीज के लिए पेड़ पौधे उस पार्ट को एनेस्थेटाइज कर लेता है। तुम एनेस्थेटाइज समझ रहे हो? जैसे किसी इंसान का हाथ का ऑपरेशन होना और ऑपरेशन से ठीक पहले जैसे एनेस्थेसिया का एक इंजेक्शन दिया जाता है सो दैट हाथ के उस हिस्से में सर्जरी के दौरान दर्द का आभास कम हो। सेम इसी तरीके से यही तरकीब, यही टेक्निक जो पेड़ पौधे हैं वो करोड़ों सालों से लगाते आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें हम देख सकते हैं। नेचुरल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, जैसे सूरजमुखी के बीज है, सूरजमुखी के पौधे को गौर से देखें। पूरब के टाइम में इसका जो फेस होगा वो पूरब की ओर, एक इंतजार में कि सनराइज यहाँ से हो रहा है और सन का जो रेज है वो उस पर डायरेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैरी कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए सनलाइट। और क्रमशः इसका जो फेस है वो शाम होते होते पश्चिम में हो जाता है। तो इसका रीजन है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ सन, ये अपने फेस को वहां पश्चिम की ओर ले जाता है। अगेन वही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कैरी करना। तो ये जो इंटेलिजेंस है वो पेड़ पौधे में कहां से आता है? अच्छा, एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कभी बेल वाला पौधा लगाया होगा, बेल वाले पौधे की आदत होती है, अगर कहीं पक्की फर्श पे या टाइल्स के ऊपर उसकी बेलें हैं और कोइंसिडेंटली टाइल्स का कोई हिस्सा टूटा हो या कहीं पे वहां पे कच्ची मिट्टी अगर आ जाए तो उस केस में उसकी जो बेलें होती हैं ठीक उसी जगह अपनी जड़ों को उगा लेती है ताकि उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ सही से हो सके और मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो उसको प्राप्त हो सके। ये सारे तमाम उदाहरण है जो हमें बताता है कि जो इंटेलिजेंस है, जो एक तरकीब है, जो एक सिक्स्थ सेंस है, वो इंसानों की तरह और भी जीव जानवर पाया जाता है। इसी चीज को बाद में सर जगदीश चंद्र बोस ने भी साबित किया था। उनका एक आविष्कार हुआ क्रिस्टोग्राफ, जिसमें उन्होंने भली भांति बताया था कि किस तरीके से पेड़ पौधों को अगर काटो, झकझोर दो, नुकसान पहुंचाओ तो दर्द का आभास किस तरीके से होता है, इस चीज को उन्होंने ग्राफ के जरिए समझाया। जिसके बाद से लोगों ने फील करना शुरू किया कि पेड़ पौधे में भी सिक्स्थ सेंस है। अब जैसे कोई बाग है, कोई फूल है, कोई पौधा है और जो माली उस पेड़ पौधे को, फूलों को डेली देखभाल करता है, प्रयोग में पाया गया है कि उस माली को दूर से आता देख ही पेड़ पौधे बड़े खुशी से चहकने लगते। एंड इसके विपरीत यदि कोई कुल्हाड़ी लेके आ रहा पेड़ पौधे को काटने, तो पेड़ पौधे उसे भी दूर से देख के दर्द का आभास करने लगते हैं पहले से। और इसी तरीके से जैसे बचपन में काढ़ा सबके घर बनता हो, बचपन में जब कभी काढ़ा बनाना होता था, रात का टाइम होता था, तो हमारे घरों में माँ हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे के भेजती थी कि तुलसी का पत्ता काढ़ा में पड़ेगा तो तुलसी का पत्ता लाना। लेकिन इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता था वो ये कि पौधे से, तुलसी से डायरेक्ट पत्ते नहीं तोड़ना है, ऐसे चुटकी बजा के विथ ड्यू रेस्पेक्ट
कुछ पत्ते लाना है। तो ये पौधों का मनुष्यों के साथ ये भावनात्मक जुड़ाव, संबंध, ये जो टू वे कम्युनिकेशन है वो आज की डेट में नहीं, वो बहुत पहले से। अच्छा, पेड़ पौधे के कंपेयर में पशु पक्षियों में आईक्यू ज्यादा पाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कुछ पालतू मवेशी है, गाय भैंसे, उसकी खरीद बिक्री हमेशा से होता आया है। तो तुमने गौर किया होगा कि जब भी गाय को, भैंस को किसी नए मालिक के नए ठिकानों की ओर ले जाया जाता है तो 2-3 दिन वो गाय भैंसे उस नए जगह पे बैठ नहीं पाती। कहीं न कहीं इंतजार बना रहता है कि वो पुराना मालिक आके उसे शायद ले जाए। तो उस चीज की तलाश में वो बड़ी बेचैनी महसूस करती है। अच्छा, किसी स्तनपायी जो पशु है उसका बच्चा अगर मर जाए या खो जाए या दूर चला जाए तो भी उस किसान को उस पीरियड्स में 2-3 दिन तक दूध निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगेन वही एक बेसब्री कि उसका बच्चा आके उसके दूध को पिएगा, कहीं न कहीं एक इंतजार बना रहता है स्तनपायी जानवर को। तो ये जो जितने भी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है ये एग्जाम्पल, ये सारे हम कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल इंटेलिजेंस है। अच्छा, ये नेचुरल इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा। इस वर्ड को एग्जिस्टेंस में आने के बाद हमने खोजना शुरू किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तो है। जब एआई नहीं था तो क्या था? एआई नहीं था उस टाइम, नेचुरल इंटेलिजेंस था जिसका हम लोगों ने जिक्र किया है। तो कुल उसका तात्पर्य है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो यूनिवर्स है, जो हमारे चारों ओर वातावरण है, उस वातावरण से हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या स्टोर किया है और एज पर द रिक्वायरमेंट हमने उसे कैसे यूटिलाइज किया। यही प्रक्रिया है, यही कोशिश है एआई की कि एक मशीन के अंदर वही सारी तरकीबें, नॉलेज, वो सारे टेक्निक कैसे फिक्स करें और मनुष्य जाति उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोगी रूप में किस तरीके से व्यवहार में ला सकता है। और इसके अलावे जैसे हमारे पास 5 सेंसर हैं, आँख, का नाक, जीभ, त्वचा, ये तो सबको पता है, बड़ी बेसिक चीज है। प्राइमरी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके सिलेबस में भी है। और हम ये भी जानते हैं कि हम अपना मोस्टली जो काम है वो इन्हीं सेंसर्स के सिस्टम से हम पूरा कर पाते हैं। और ये सारे काम करता रहे तो मनुष्य जाति का जो जीवन है, लाइफ है, वो बड़े सुकून से बीतेगा। लेकिन यहाँ पे एक मिनट में रोकना चाहूंगा, यहीं पे एक दिक्कत है। मनुष्य और पेड़ पौधे, इन दोनों को जो अलग करता है वो ये करता है कि मनुष्य इन सेंसर के होते हुए भी, इनके सुचारू रूप से काम करने के बावजूद भी प्रॉब्लम महसूस करता है, फेस करता है। वो क्या है? वो ये है कि मनुष्यों में इन सब के बाद भी जो एक एक्सपेक्टेशन का लेवल है, वो लेवल बाकी सारे जीव जानवर और जो लिविंग थिंग्स है उससे कहीं ज्यादा। जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, तकरीबन हम मान सकते हैं 2 लाख से 3 लाख साल पहले पहला इंसान धरती पे आया हो या विकास के क्रम में मनुष्य में अवतरित हुआ होगा। तो ये जो क्रमिक विकास है, इस विकास के क्रम में कहीं न कहीं मनुष्यों ने जो कैरी किया है वो ये किया है कि नई नई चीजों का एक्सप्लोर करना, नई चीजों को प्राप्त करना, जो नहीं है उसको किस तरीके से पाया जाए। इस ओर में भी मनुष्यों ने सबसे ज्यादा आगे आके उस चीज को स्टेबल किया है। कहाँ पे किया है? अपने मन में किया। अच्छा, चार्ल्स डार्विन का नाम सबने सुना होगा। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे और उन्होंने ऐसी ऐसी तरकीबें, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल दिया जो आज भी शोध का विषय है।
तो चार्ल्स डार्विन की दो चीजें मैं यहाँ बताना चाहूँगा, और साथ में मेरा जो पर्सनल व्यू होगा वो ये होगा कि क्या मनुष्य वाकई में बंदरों के बाद का सीरीज है, क्या हमारे पूर्वज एक्चुअल में बंदर थे, या गोरिल्ला, या डॉल्फिन। तो पहले हम दो थ्योरी को समझ लेते हैं। एक तो थ्योरी है चार्ल्स डार्विन का प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑल द स्पेसीज which are existing today are having their existence from small species, means जितने भी जीव है, आज हम हैं, मनुष्य अपने विकास के क्रम में जो आज बना है, जिस स्थिति में है, वह सेम वैसा नहीं था। कहीं न कहीं उन्होंने अपने बड़े ही स्मॉल स्पेसीज से क्रमिक विकास के क्रम में यहाँ तक की यात्रा कर पाए। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं, पेड़ पौधे भी इनफैक्ट, वो सारे ऐसे ऐसे जीव से विकसित हुआ है जिसको हम शायद नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये एक चीज है। और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन का। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल में बताया है कि मीनेस्ट वुड बी सर्वाइव, और जो मोस्ट फिटेस्ट है, जो समाज में ऐसे जीव है जो स्ट्रगल कर रहा है एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट, बाहरी आक्रमण, शत्रुओं, इन सब का अच्छे से जो मुकाबला कर पा रहा है, कालांतर में वही आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, उन्हीं के वंशज आगे चल पाएंगे। तो इन दो चीजों से तो अगर हम जोड़ के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो जीव जानवर है, मनुष्य है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बड़े छोटे छोटे जीव जानवर से हुआ होगा, और इन जीव जानवरों में जो आज आया है इस स्टेज तक, वो सेम वैसे ही आगे नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये नेचर सिर्फ अच्छी चीजों को ही कैरी फॉरवर्ड कर पाता है। तो जो मनुष्य का आज का चेहरा है, आंखें हैं, नाक है, शरीर की बनावट है, वो शायद 20 लाख 30 लाख साल बाद कुछ और किसी और रूप में परिवर्तित हो सकता है। और यही चीज मनुष्य के अलावे सारे जीव जानवरों के साथ हुई। ऐसा हम मान सकते हैं कि जो छोटी सी मक्खी है, घरेलू मक्खी 15-16 दिन जिंदा रहती है, उन मक्खियों ने क्रमशः विकास करके, कोई आश्चर्य नहीं है, हनी बी में कन्वर्ट हुआ, मधुमक्खी में, जहाँ पे उसका आईक्यू लेवल बढ़ गया है, उसमें काम करने के लिए जो एक तरकीब है उसका डेवलपमेंट हुआ। और बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है कि यही मक्खी आगे चल के बड़े से किसी और मक्खी में परिवर्तित हो गया है। इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे छोटी छोटी मछलियां हैं, उन मछलियों का क्रमशः विकास होते हुए डॉल्फिन में कन्वर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं। या कोई बिल्ली है, जैसे कोई स्तनपायी है, कोई पालतू जानवर है, धीरे धीरे विकास करते करते गोरिल्ला तक पहुंच गया। और कोई संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि गोरिल्ला का अगला चरम इंसान है। मीन्स इंसान तक आते आते अलग अलग जीव जानवर अलग अलग रिसोर्स से आ रखा हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइंस की बात समझे तो हमारा अप्रोक्स 93% जो डीएनए है हमारा, वो हम शेयर करते हैं गोरिल्ला और डॉल्फिन जैसे जानवरों के साथ। तो क्या पता इस रास्ते से भी जो आज का वर्तमान मनुष्य है वो आ गया। कभी तुमने किसी इंसान को बड़े गौर से देखना, भीड़ भाड़ में चलते हुए देखना, तो तुम्हें किसी इंसान के अंदर गोरिल्ला की छवि नजर आएगी। या किसी इंसान का शक्ल तुम्हें अगर कुत्ते से मिलता हुआ दिखाई दे, तो ऐसा मान लेना कि डार्विन की जो दोनों थ्योरीज है उसको थोड़ा सा मिक्स करना, जब तुम्हें समझ आएगा कि ओके,
जरूरी नहीं है बंदर से ही हम अवतरित हुए हो। बहुत सारे जीव जानवर क्रमिक विकास कर रहे हैं, तो जो मोस्ट फिटेस्ट है इस एटमॉस्फेयर के लिए, वही आगे चल के इंसान भी बन रहा है। सिर्फ अंतर क्या है, हमें पता क्यों नहीं चलता, हम कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि हमारा जो जीवन चक्र है 60, 70, 100 साल का, जबकि अभी हमने डिस्कस करा 2 लाख से 3 लाख साल से मनुष्य, जो वर्तमान मनुष्य है वो एग्जिस्टेंस में है, और उससे करोड़ों साल पहले से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, एक कोषीय जीव, अमीबा वगैरह आ गए। तो हम इस छोटे से लाइफ स्पैन में उन चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाते। एक एक सिंबल है, एक छोटी सी हैबिट, एक छोटा सा अंग मनुष्य में है, अगर वो यूजलेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कान, कान के जो बाहरी आवरण है, शायद स्तनपायी जानवरों के लिए बड़े काम की, जैसे गाय है, गाय को अगर पीछे से कुछ आवाज आ रही है तो गाय का, क्योंकि गर्दन हमारे कंपेयर में ज्यादा मूवेबल नहीं है, लेकिन उसके कान जो है ना वो बड़े काम की चीज है, और कान को ही दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर लेती है। और हमने क्या करा, हमने अपनी गर्दनों का मूवमेंट इस तरीके से किया कि कान की उपयोगिता हो गई खत्म। अब क्योंकि कान की उपयोगिता खत्म हो गई है, इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि कान का जो साइज है वो हो गया छोटा। अब ये छोटा हुआ, ये किसी भी एक पीढ़ी का मनुष्य ने अनुभव नहीं किया होगा, क्योंकि इस आकार तक आते आते कम से कम 50-60 हजार साल लग गया।